साथ बदलते भारत की शान। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दोगुना करने में सक्षम है। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं और उन पर विचार विमर्श करते हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से पोषण के लिहाज से। इसलिए आज का हमारा विषय है मोटे अनाज से मोटी कमाई। जहां हमारे पोषण की जरूरत मोटे अनाज से पूरी होती है, वहीं हमारे किसानों की जेब भी मोटी हो सकती है। अगर हम पोषण की बात करें तो मोटे अनाज का अपना महत्व है। इसीलिए सरकार न सिर्फ इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है, साथ ही उपभोक्ताओं के बीच इसे कैसे लोकप्रिय किया जाए, इसको भी लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि साल 2023 पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पोषक वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि अपने देश की बात करें तो मोटे अनाज हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमारी निर्भरता चावल यानी धान और गेहूं पर बढ़ती गई। लेकिन अब ये महसूस किया जा रहा है कि मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की आय बढ़े, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, तो इसका महत्व समझना आज के समय की मांग है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन और साथ ही साथ इसका प्रसंस्करण किया जा रहा है और कैसे इसमें लगातार हमारी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ है विनीता सुधांशु जी, आप डीजीएम है एपिडा में। बहुत बहुत स्वागत है विनीता जी आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ दूसरे मेहमान है डॉक्टर बी दयाकर, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, सीईओ न्यूट्री हब आईसीआर IIMR में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर हमारे कार्यक्रम में। आप हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपके संस्थान की तरफ से मोटे अनाज मिलेट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिन्हें हम पोषक अनाज भी एक नए नाम के तौर पर आज के समय में जान रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। महामारी ने हम सबको अपने शरीर और सेहत का ध्यान रखने की सीख दी। अब हम सभी अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने खान पान में थोड़ा बदलाव लाना होगा। मोटे अनाजों को भोजन में शामिल करना होगा और मोटे अनाज हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए इसकी खेती पर ध्यान देना होगा। मोटे अनाज के फसल उत्पादन के साथ ही इनके मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। हालांकि इस तरह के अनुसंधान किए जा रहे हैं जिससे मोटे अनाजों का आसानी से मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। साथ ही किसानों को इनके प्रसंस्करण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान ने मोटे अनाजों पर कई खाद्य प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं और कई स्टार्टअप व उद्यमी इन प्रौद्योगिकियों के जरिए मोटे अनाज के प्रचार प्रसार व अपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। ICMR भारतीय पौष्टिक धान्य अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने मोटे अनाजों से विविध पौष्टिक व्यंजन बनाने की मूल्यवर्धित प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान-पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य पदार्थों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ कमाया जा सकता है।
महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन आदि बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करके बाद में बाजार मांग के अनुसार व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं, बल्कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने में भी मददगार साबित होते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। सरकार भी अपनी योजना एक जिला एक उत्पाद के जरिए देश के 700 जिलों के बेस्ट उत्पादों को प्रोत्साहित कर रही है। बिल्कुल, तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें अंत में हमने आपको बताया कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से भी ऐसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एफपीओ से भी इसे जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राव जी मौजूद हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम इस मोटे अनाज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पर तो हम जानते ही हैं बाजरा वगैरह जो हम पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे, ये सब चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर इसका सेवन किया जाता था। लेकिन आज के दौर में धीरे धीरे हमारी खान पीन के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं और ये धीरे धीरे जो मोटा अनाज जिसे हम कह रहे हैं आजकल मल्टीग्रेन के तौर पर कई जगह हम देखते हैं कि इसको मार्केट किया जा रहा है। तो ये किस तरीके से आज के समय महत्वपूर्ण है और इसे अगर हम सरल भाषा में, किसानों की भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या है? ये प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन खास करके पोषक अनाज के बारे में आपके सामने प्रस्ताव लाने के लिए पिछले 10 साल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के द्वारा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा हम ये काम लगातार करते गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पुराना ज़माने में जब बाजरा, रागी, ज्वार जो कहते हैं, इनका जो लेने की तरीका है उसमें कुछ सुविधा नहीं था, क्योंकि अभी आप रोटी खाना जैसे सोचते हैं, रोटी बनाना बहुत मुश्किल है। ये जो पोषक अनाज के जो भी फ्लोर मिलते हैं, आटा जो मिलते हैं, उसमें सिर्फ गर्म पानी मिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको एक पूरा स्मॉल बॉल्स करके उसको हाथ से पीट के उसको रोटी बनाना। ये पुराने जमाने में वो तो अपने औरत लोग काम निभाने में, घर में रहने के आदत थी। अभी आजकल के जमाने में ये सारे नहीं चलेगा, क्योंकि कन्वीनियंस जो सुविधा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब पति पत्नी सभी अपने काम में लगे रहते हैं, जॉब करते रहते, तो इस सिलसिले में इसका खाना बहुत कम होते जा रहा है और इसका अंत होने वाले स्थिति में हम ये जो भी है प्रसंस्करण लाने के लिए हम उपस्थित करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में इसको डाइवर्सिफाइड काफी प्रोसेस से प्रसंस्करण टेक्नोलॉजीज बनाते हुए, वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन करते हुए इसका डिमांड बढ़ाने के कोशिश किए हैं। उसमें से खास करके अभी हम क्यों खाली ये मोटे अनाज जैसे चावल और गेहूं में इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, मगर अभी जब हम मोटे अनाज या पोषक अनाज देखते हैं, खाली केवल हमारे को सूजी मिलती है, नहीं तो आटा मिलती है, बस ये दो ही है। तो इससे हटकर हम अगर प्रसंस्करण करते गया तो हाँ, उसमें डाइवर्सिफाई करते, जैसे हम बोलने लग गए तो आप इसको सूजी बनाए तो इसमें से इडली बन सकता है। रोटी में जो कमियां हैं रोटी में, क्योंकि इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जानना चाहते हैं कि इसमें ग्लूटेन बोल के एक प्रोटीन नहीं रहती है, जिसमें गेहूं में रहती है। उससे
क्या होता है, चिकटपन आता है और चिकटपन नहीं रहता इसमें। सो इसलिए तो आपको अभी थोड़ा विवरण देना है, तो इसमें स्टार्च को मैनिपुलेट करते हैं, तो इसलिए गर्म पानी मिला के, गर्म पानी मिलने से इसका चिकटपन बढ़ती है। जब चिकटपन आती है तब रोटी बनाने में मुश्किल आसानी हो जाता है, तो तभी बनती है। मगर ये इतना काम, इतना टाइम, इतना स्किल मॉडर्न वुमेन के पास, औरतों के पास नहीं है, क्योंकि वो भूल चुके हैं। तो इसलिए तो क्यों कंज्यूमर को, विनियोगदार को, व्हाई वी शुड, उनको क्यों इतना तकलीफ देना है। तो इसको अगर प्रसंस्करण के द्वारा हम इसको डाइवर्सिफाई करें, जैसे आपको सूजी बन गए तो उसमें से सूजी के साथ दलिया भी बन सकता है, खिचड़ी बन सकता है, या इडली बन सकता है, या कोई और कई तरह से डोसा बन सकती है, कई चीज बन सकता है। उसके अलावा अगर फ्लेकिंग है और एक तकनीक है, तो उससे भी फ्लेक्स पोहा बन गए, तो उससे ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी बन सकता है, ब्रेकफास्ट फूड्स, बेकिंग जैसे बिस्किट बनती है, केक बनती है। तो ऐसे डाइवर्सिफाई करके एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स है, जैसे कुरकुरे बोलते हैं, उस टाइप के वर्मिसेली होगा, पास्ता होगा, ये सारे चीज इसका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इसलिए किया। जैसे कि आपने बताया कि जिस पोषक अनाज की हम बात करें, मोटे अनाज के बारे में, तो पूर्वज तो हमारे इस्तेमाल करते थे उस वक्त, तब हमारे यहाँ चावल और गेहूं का इस स्तर का प्रचलन नहीं था, या फिर स्तर पर उसका उत्पाद नहीं हो पाता था, और इतने अधिक विकल्प नहीं थे। लेकिन आज के समय में हम ये समझ रहे हैं कि भले ही हम निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है गेहूँ और चावल पर, लेकिन अगर हम पोषण की बात करते हैं तो मोटे अनाज का कोई सानी नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें किस तरह से संवर्धन किया जा सकता है, किस तरीके से इसे वैसा बनाया जाए जो कि आम लोग इसे इस्तेमाल कर सके, आसानी हो, और अलग अलग रूप में इसे हम अपने किचन में रख सके और इसका इस्तेमाल कर सके, उपभोक्ता इसके पोषक तत्वों का लाभ ले सके। विनीता जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जैसा कि एक ये भी चीज़ बहुत बड़ी है कि ये तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये हमारे यहाँ तो खान पान का हिस्सा था, लेकिन आज के समय में हम वहाँ पहुँच गए हैं जब हमें इसको पॉपुलराइज करने के लिए, इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से सोचना पड़ रहा है, फिर से कदम उठाने पड़ रहे हैं सरकार को। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया है। जैसे आपने बताया कि हाँ, हमारे शुरू के पुराने समय की, जब हम अपने पूर्व बुज़ुर्गों की बात करते हैं, तो उस टाइम मिलेट्स हमारे खाने, जो मोटा अनाज था, हमारे खाने पीने का एक बहुत अहम हिस्सा था। और इससे पहले मैं यही भी आपको बताना चाहूँगी कि जो भारतवर्ष है वर्ल्ड में, हम विश्व में नंबर 1 है इसका प्रोडक्शन। और अगर मैं इसकी एक्सपोर्ट की बात करती हूँ, क्योंकि जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ना केवल इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हम इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, बल्कि हम इनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी लेके जा रहे हैं, जहाँ पर इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड है। और इसका एक रीज़न जो मैं बताना चाहूँगी, जो इसकी गुणवत्ता और जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, जो इसमें न्यूट्रिशंस है, वो इसको बहुत पॉपुलर बना रहा है। स्पेशली आज के समय में, कोविड के दौरान के समय में, जब लोगों में अब ये एक समझ आ गई है कि हमें किस तरह के अनाज का चयन करना है, तो उसी हिसाब से इस तरह से ये मिलेट्स जो है वो बहुत आगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय पटल में भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। और जो इसकी जो डिमांड है, अगर मैं कहूँ तो आज के दिन में अगर हम एक्सपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से भी बात करते हैं, तो इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लास्ट ईयर के हिसाब से हमने 15% की ग्रोथ भी ली है। और इसका और इस कोविड के दौरान में इन प्रोडक्ट्स की तरफ जो ना केवल भारत के उपभोक्ता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उपभोक्ताओं ने इसकी डिमांड को, इसकी वैल्यू को समझा है, और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अभी अगर हम बात करें कि अगर हम किस तरह से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, क्या हम चीज़ें रहते हैं, इसमें जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर दयाकर राव ने बताया कि जो इसकी प्रोसेसिंग की बात करी कि ईजी टू कुक, अगर हम बात करते हैं तो आज के ज़माने में हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात इसका कर रहे हैं, तो ना केवल हम उसको एज ए कमोडिटी कर रहे हैं, एक मतलब सीधा अगर हमें बाजरा या ज्वार एक्सपोर्ट करना, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी R&D के एफर्ट्स से हम आज के दिन में हम लोग रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, और बिस्किट्स हैं और केक्स हैं, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं।
केक वगैरह भी बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि जब रागी का अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, रागी जिसे हम अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उससे हमारा डोसा भी बन रहा है, इडली भी बन रही है, नमकीन भी बनती हैं, पापड़ भी बनता है और केक्स भी बन रहे हैं, बिस्किट्स भी बन रहे हैं। तो इस तरीके से मीन्स जो ये लोगों की जब जैसे जैसे इसके अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसकी डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल, यानी विनीता जी आप ये कह सकते हैं कि आज के समय में ज़रूरत ये है कि हम अपने स्वाद के अनुसार या फिर जो हमारी जीभ को भाए उसे ही हम खाएं, उसी का सेवन करें, वो समय जा चुका है। अब आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों का आप सेवन करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और इस बात को न सिर्फ हमारे देश में समझा जा रहा है बल्कि विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। यही वजह है कि हमारे देश में जो मोटे अनाज की पैदावार थी उसे बढ़ाने पर भी फोकस दिया जा रहा है और इनकी मांग भी बीते कुछ समय में बढ़ी है। लेकिन और कौन कौन से एरियाज हैं और कौन कौन से सेगमेंट है जहां पर इसकी मांग को और बढ़ाया जा सकता है, जहां पर अभी हमारी पहुंच नहीं हुई है, तो इसे किसानों के लाभ से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है, उस पर भी मैं विनीता जी आपसे बात करूंगी। लेकिन अभी बात करते हैं दयाकर जी से। दयाकर जी, जैसे कि आपने बताया कि जो मोटे अनाज की गुणवत्ता क्या है ये तो हम सब समझ रहे हैं और इसके बारे में जागरूकता भी काफ़ी फैल रही है, लेकिन ये भी एक व्यवहारिक समस्या आती है कि इसका सेवन कर पाना और इससे बनी चीज़ें बना पाना बहुत आसान नहीं होता है। रसोई घर में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिनाई और चुनौती रहती है। तो किस तरह के प्रसंस्करण किए जा रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि अगर आप अलग अलग फसलों के अनुसार बताएं, अलग अलग अनाज के बारे में बताएं कि किस तरह के चरण इसमें अपनाए जा रहे हैं। अभी मैडम जो बताए हैं अलग तरह से, कभी अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के दौरान हम केवल प्रसंस्करण का डाइवर्सिफिकेशन ही कराए, मगर उसके अलावा रेसिपी बनाने में भी हम बहुत ही प्राप्त हुआ है। अभी लगभग 500 रेसिपीज जैसे चावल और गेहूं में जो बनती है वो सारे अभी मिलेट्स में बन सकता है, क्योंकि अभी इसमें जो गुण नहीं है, ग्लूटेन प्रोटीन नहीं है, तो भी उसमें स्टार्च मैनिपुलेशन करके इसका इनोवेटिव तरीके से इसको बनाया। अभी जैसे रोटी बनती है, अभी आजकल रोटी भी मल्टीग्रेन के रूप में आती है, फिर बिस्किट्स बनती है, कुकीज बन सकते हैं, या आपको केक्स बन सकता है, या कई तरह से बेकिंग टेक्नोलॉजीज में भी हम उपलब्ध होके आगे आ रहे हैं। काफी स्टार्टअप कंपनीज इसका कमर्शलाइज करके आगे ले चल रहे हैं ताकि कंज्यूमर को इसको उपलब्ध करने में, तो ना केवल ये अर्बन एरियाज में जैसे कुरकुरे या कई और तरीके से पोहा या पफिंग, पॉपिंग, ये सारे तकनीकियां आगे अभी उसमें उसका टेक्नोलॉजी से उपलब्ध है। मगर इसके अलावा हम ये सोचते हैं ये अर्बन प्रोडक्ट ना रहे, ये रूरल प्रोडक्ट भी रहे, ताकि अपने किसान भाई लोग, अपने घरेलू संस्थाएं, सारे लोग इसको खाएं और इसका जो भी है हेल्थ मीट्स टेस्ट, ये दोनों को मिलाकर इसका जो भी इंटरवेंशंस कर चुके हैं उसको, उससे कि ये लगता है कि इसका कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी भी अच्छा बढ़ चुके हैं और इसका न्यूट्रिशन के तरफ भी पोषक गुण भी इसमें लॉसेस मिनिमाइज कर चुके हैं, ताकि आपको हेल्थ भी प्राप्त होगा और उसके साथ साथ टेस्ट भी बढ़ सकता है। तो जैसे तो अभी जो चावल और गेहूं में जो बनती है सारे चीज, या कोई ब्रेकफास्ट सीरियल हो सकता है, या मेन कोर्स हो सकता है, या बेवरेज हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, या कोई लस्सी बन सकती है, ऐसे आप बोलो वो प्रोडक्ट उपलब्ध है अभी। तो इसका प्रयास ये कर रहे हैं सभी दुनिया के कोने कोने में ले चले इसका। अभी भारत देश का जो भी आधुनिक या ट्रेडिशनल फूड है उसको दुनिया को परिचय करने का समय आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपनी ताकत को समझना है, अपनी अहमियत, अपनी खासियत को, और ये जो जिन पोषक अनाजों की बात कर रहे हैं, मोटे अनाजों की, ये हमारी अपने आप में खासियत है और इस खासियत को और उभारने के लिए अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि किस तरीके से विश्व स्तर पर इसके महत्व को समझते हुए 2023 को मिलेट ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है। अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी दयाकर जी कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसका मूल्य संवर्धन या और साथ ही प्रोसेसिंग, इससे
किसानों को किस तरह से लाभ होगा, क्योंकि अभी भी किसान जो हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ने में थोड़ा पीछे हैं, या फिर प्रसंस्करण किस तरीके से किया जाए। अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स है, जो मेजॉरिटी है वो वही है कि अनाज पैदा किया और मंडियों में बेच दिया, लेकिन इसमें भी एक बदलाव किस तरीके से लाने का प्रयास हो सकता है? बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछा है कि क्योंकि हम जो भी करते हैं किसानों का क्या फायदा है। इससे पहले जो किसान जो इसको बोते हैं वो अपने खाने के लिए तो उसका ध्यान नहीं देते थे, मगर अब आजकल के जमाने में अभी किसान भाई ने अभी अर्बन एरियाज के लिए या जस्ट दूसरों के लिए ये ग्रो करना पड़ता है, कमर्शलाइजेशन के लिए ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिशन पहुंच के बहुत आगे बढ़ते हुए यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हो गया, तो इसका कमर्शलाइजेशन शुरुआत हो गया। तो जब ये शुरुआत हो गया तो फार्मर्स को क्या मिल रहा है इसके साथ, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। आप जो अच्छी बात पूछे हैं, अभी फार्मर जो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो हार्वेस्ट कर लेता फिर उसमें मार्केट में मंडी में बेच देता था जी, मगर अभी आजकल के जमाने में उसको फार्म गेट वैल्यू एडिशन की जरूरत है। फार्म गेट का मतलब है अपने फार्मर का जो भी जैसे जो हार्वेस्टिंग कर लिया और उसके बाद 2-3 स्टेप आगे ले चलने के लिए अपना प्रोड्यूस का कुछ उसका फायदा भी लेना है, उसका इनकम भी बढ़ना है, तो उसके लिए प्राइमरी प्रोसेसिंग प्राथमिक प्रसंस्करण की बहुत जरूरी है। जैसे क्लीनिंग हो या ग्रेडिंग हो, स्टोन उसमें पत्थर निकालने हो, और खास करके स्मॉल मिलेट्स में डीहलिंग भी जरूरत है, क्योंकि ज्वार बाजरा और मक्के में वो नेकेड ग्रेन है तो उसका कोई ऊपर का छिलका निकालने की जरूरत नहीं है। मगर अभी और भी जो छोटे दाने हैं जैसे स्मॉल मिलेट्स कहते हैं, जो जैसे सावा कोडो कुटकी, इनका तो ऊपर का छिलका निकालने में डीहलिंग की करने जरूरत पड़ती है। जब डीहल करके बेचने से आपको कम से कम 3 गुना आपका प्रोसेसिंग वैल्यू बढ़ जाता है। तो एनी टाइम 2 टाइम्स एटलीस्ट मिनिमम 2 गुना बढ़ गए तो फार्मर का इनकम बढ़ सकती है। तो फार्मर का जो वैल्यू एडिशन प्रसंस्करण के साथ फार्म गेट के लेवल पे ये सारे करके ये भी कर सकता है कि मिलिंग भी कर सकता है, जैसे आटा भी बन सकता है, सूजी भी बन सकता है। इसका फार्मर को कुछ करने के लिए कुछ ट्रेनिंग की जरूरत भी पड़ती है, मशीनरी प्रोवाइड करने की भी पड़ती है। ट्रेनिंग के बारे में आपने कहा जी, ट्रेनिंग के बारे में आपने कहा डॉक्टर राव, तो मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूँगी आगे कि वो किसान जो कि इसमें मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण के माध्यम से और अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग वो कहाँ से ले सकते हैं और ये किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इस पर मैं आपके पास आऊँगी आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनीता जी समझना चाहूँगी, जैसा कि अभी राव साहब ने कहा कि आज के समय में हर कोई चाहता है कि फटाफट चीज़ें उसे उपलब्ध हो और उसका जल्दी से जल्दी उसे वो कंज्यूम कर सके। तो ऐसे में जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करते हैं और वहाँ पर तो हम जानते हैं कि विदेशों में प्रोसेसिंग किस स्तर पर है, तो ऐसे में मोटे अनाज को सीधे ऐसे ना बेच करके उसमें वैल्यू ऐड करके प्रोसेसिंग करके बेचा जाए तो जाहिर सी बात है बेचा जा भी रहा है तो और अधिक हमारे किसानों तक लाभ पहुँच सकता है। तो इसके किस तरह के मानक हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनका ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है, उन स्टैंडर्ड्स को आप पीछे नहीं रख सकते। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली, जो कि हमें जब हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और मोटे अनाज में जब वैल्यू एडेड के प्रोडक्ट हैं तो पहला चैलेंज ये है कि हमें वहाँ पर प्रमोट करना है, और प्रमोट करना है तो उस एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में जो क्वालिटी है उसका ध्यान रखना जो बहुत ज़रूरी है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं। तो आज के समय में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं मोटा अनाज और जो मिलेट्स जिनको हम कहते हैं, आज के दिन में कोई एक्सपोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब हमारे एक्सपोर्टर्स किसी भी कंट्री में किसी भी देश में अगर उसका निर्यात कर रहे हैं तो उनको हम ये समझाते हैं कि हमें पहले उस आयातक कंपनी जो देश है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो करते हुए उनको वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरा करें, जो उनके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करके तभी वो एक्सपोर्ट करें, क्योंकि तभी वो एक्सेप्ट होगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस तरह का जो हम इसके लिए उनको डिफरेंट सेंसिटाइज
एक्सपेडिशन प्रोग्राम करते हैं। अगर कभी भी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है कि इंपोर्टिंग कंट्री में पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को भेजने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, कोई भी प्रोसेस फूड प्रोडक्ट अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी लेनी होती है, जो कि इसके लिए ये कहाँ से मिलता है, मतलब ये मैं बताना चाहूँगी कि इसके लिए उन्होंने, मैं सऊदी अरेबिया का ही एग्जांपल लेके चल रही हूँ आगे, तो उन्होंने ऑलरेडी एक डेजिग्नेटेड एजेंसीज बनाई हैं जिनके थ्रू हमें लेना होता है। तो हमारा रोल एपेडा का ये रहता है कि हम अपने एक्सपोर्टर को सेंसिटाइज करते हैं कि आपको इन पैरामीटर्स की ये नई रिक्वायरमेंट इंपोर्टिंग कंट्री की आई है, आप इसको फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से अपनी क्वालिटी प्रोड्यूस को वहाँ पर एक्सपोर्ट कीजिए, बिकॉज क्वालिटी इज द मेन चैलेंज इन द इंटरनेशनल मार्केट। जी बिल्कुल, और क्वालिटी जैसा कि आपने बताया कि बड़ी चुनौती रहती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अगर आप जाना चाहते हैं और उस वहाँ पर और विकल्प तलाशना चाहते हैं और अवसर चाहते हैं, तो क्वालिटी के साथ यानी गुणवत्ता के साथ आप किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोटे अनाज की बात करें तो इसमें इसकी आयु कैसे बढ़ाई जाए, यानी जो इसकी शेल्फ लाइफ है उस पर भी काम लगातार किया जा रहा है, ये भी एक समस्या आती है। तो इस पर भी मैं विस्तार से जानना चाहूँगी डॉक्टर राव से, और साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह के हैं, कैसे इनसे किसान या फिर वो नए युवा जो कि मोटे अनाज के दिशा में अपना भविष्य तलाशना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं और मोटे अनाज से भी जुड़ा रहना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह के विकल्प है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज से मोटी कमाई की, और ये कमाई किसकी होगी, हमारे किसानों की। और साथ ही ये आज के दौर में ऐसा अनाज कहला रहा है जो कि हमारे पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार इसीलिए इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है और साथ ही न सिर्फ उपभोक्ताओं को बल्कि किसानों को भी प्रोत्साहित कर रही है कि वो मोटे अनाज की खेती करें और उपभोक्ता ऐसे जो प्रोडक्ट है, जैसे उत्पाद हैं, उनका सेवन करें। हमारे साथ डॉक्टर राव जी हैं। ब्रेक से पहले सर, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी प्रशिक्षण प्रोग्राम किस तरह के मोटे अनाज के प्रसंस्करण को लेकर के भी, और मैं साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि क्या जो युवा हैं, जो स्टार्टअप आज के समय में नए नए आ रहे हैं और कृषि स्टार्टअप को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या इसमें भी किसी तरह की संभावना है? बिल्कुल मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जबकि जो ज्ञान पाते हैं उसको ज्ञान किसानों भाई को पहुंचना, और कई और स्टेक होल्डर्स रहते हैं इसमें, उन लोगों को भी पहुंचना बहुत जरूरी है। पिछले लगातार 12 साल से जो काम किया है और ये प्रसंस्करण के ऊपर और ये मूल्यवर्धन करते हुए आगे चलते हुए ये जो स्केलिंग पायलटिंग करके उसको अपस्केलिंग कर रहे हैं, मगर इसका पूरा ज्ञान के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए काफी हम लगभग पूरे स्टेट से काफी स्टेक होल्डर्स हमारे पास आते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में हम इसका प्रोविजन कर चुके हैं, ताकि लोगों को तक पहुंच गए जो भी ज्ञान है जिसको जरूरत है, जैसे एसएचजी ग्रुप हो या फार्मर्स हो या रूरल एंटरप्रेन्योर्स हो या अर्बन स्टार्टअप्स हो, इन सब स्टेक होल्डर्स को अलग तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर लगातार 14 स्टेट्स को इसको अभी तक कम से कम 25,000 लोगों का ट्रेनिंग हो चुकी है। अभी 2023 आने वाले अंतरराष्ट्रीय का जो मिलेट ईयर साल घोषित किया गया है, उसके
उन सिलसिले में हम इसको स्केल अप करके कर रहे हैं। ना ही बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, बट हम ये भी देख रहे हैं कि CFTRI है हमारा, निफ्टेम वाले हैं भाई लोग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और तंजावुर और सोनीपत और तंजावुर में 2 स्थान में हैं, और काफी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी भी लगातार इसके ऊपर ध्यान देते हुए पूरा ट्रेनिंग का काम चल रहे हैं। खास करके फार्मर्स के लिए, फार्म गेट वैल्यू एडिशन के लिए अभी काफी एजेंसीज भी आ रहे हैं, NGOs भी आ रहे हैं, मगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहाँ की आप पूरे देख सकते हैं सारे प्रशंसीकरण क्या किया है, कैसे इसको डेवलप कर चुका है, कैसे पायलट कर लिया, कैसे स्केल अप कमर्शियलाइज कर लिया। इसका ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मिलेट प्रोसेसिंग जो है वो अलग है, जैसे गेहूं और चावल का नहीं होता है। तो वो क्या है, क्या फर्क है, ये सारे चीज उनको बताना है। और इसके अलावा आप ये भी पूछा है हमें शेल्फ लाइफ, इसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी अभी उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके लिए उपलब्ध है। तो महिलाओं के लिए या गांव वालों के लिए या किसान भाई लोगों के लिए हम अलग तरह से, क्योंकि उनका जो भी प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करते हैं, मगर उनको ये ज्ञान नहीं है कि जैसे करते टाइम पे इसका न्यूट्रिशन लॉसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम है अनाज, पोषक अनाज है। जैसे करे अभी राइस को या चावल को पॉलिश करते हैं, वैसे ही ये मोटे अनाज को कर लिए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कैसे क्या करने से इसका वो जो मूल्य वर्धन बढ़ती है या न्यूट्रिशन का न्यूट्रिएंट रिटेन कर सकते हैं, और किस तरह से प्रोसेसिंग से उसका न्यूट्रिशन बढ़ सकता है, और उसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है, उसका ब्रांडिंग कैसे करना है, अपना प्रोडक्ट्स को क्या किसका मार्केट अच्छा है गांव शहर वालों के लिए, सो इसका पैकिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज में एंटायर वैल्यू एडिशन के ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं इन लोगों के लिए। तो ये चीज है। दूसरी चीज है, आप शेल्फ लाइफ के बारे में बोला था, ग्रेन्स का शेल्फ लाइफ है, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, आजकल अभी उसका ज्यादा स्केल अप हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा उनका कॉल के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी लगातार करते हैं। अभी इससे पहले चावल, गेहूं है, अभी ये मिलेट्स को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रागी खास करके आपको 9 महीने तक रहता है, ज्वार बाजरा कम से कम 6 महीने तक रहता है ग्रेन। तो ये शेल्फ लाइफ, मगर हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हम रिसर्च ज्ञान बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ। और वो तो ग्रेन के बारे में बोल रहा था, मगर अभी फ्लोर है। फ्लोर का मतलब है आटा है। ज्वार का आटा ये 1 महीने में भी नहीं रहता है, उससे कम ही रहता है, क्योंकि उसके ज्यादा फैट रहता है, रैंसिड बन जाता है जल्दी। तो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इंटीग्रेटेड शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट के दौरान पूरा मिला के पूरा तकनीकियां मैनेजमेंट करके, इंक्लूडिंग पैकेजिंग का भी, कैसे कौन सी पैकेजिंग में कर दी, तो कम से कम 3 महीने तो आने के लिए कोशिश जारी है। मगर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वैक्यूम पैकेजिंग करने से एक्सपोर्ट उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है 6 महीने से ज्यादा, 1 साल तक रह सकता है। तो ये सारे चीज मन में रखते हुए हम हमारा प्रोग्राम चालू कर लिया, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के लिए ले जाने के लिए अगर आपका 3 महीने का शेल्फ लाइफ रहे तो ले जाना मुश्किल है, तो आप कैसे ले जाएंगे। तो इसका शेल्फ लाइफ बिल्कुल मैं और कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा शेल्फ लाइफ है उसका पूरा हम एपिडा के साथ काम कर रहे हैं। एपिडा ने बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया है ताकि हम डोमेस्टिक मार्केट्स पूरा डेवलप करके, बिल्कुल मैं विनीता जी से बात करती हूँ, जैसा कि डॉक्टर राव ने अभी बताया ले जाने के लिए तैयारियां बिल्कुल डॉक्टर राव, जैसा कि आपने बताया कि एपिडा के साथ मिलकर और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो मैं विनीता जी आपसे समझना चाहूँगी कि जैसा कि थोड़ा किसान भी इसीलिए इसे संकोच कर जाता है या फिर सोचता है कि उसे नुकसान ना हो जाए अगर इस तरह की मोटे अनाज की वो खेती करता है, क्योंकि बहुत समय तक आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, उसकी गुणवत्ता में असर पड़ जाता है। तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जैसा कि अभी सर ने कहा। जैसे जो आपने इसके लिए स्टोरेज की बात की है, तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए
अपनी कोशिशों को जारी किए हुए हैं। तो अपेडा की कुछ वित्तीय सहायताएं हैं जो स्कीम्स हैं जिसके तहत हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम उनको वित्तीय सहायता देते हैं ताकि वो उस वित्तीय सहायता के सहायता से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और उसके लिए हम जैसे प्रोसेसिंग लाइन की बात कर लें ताकि एक्सपोर्टर का प्रोसेसिंग लाइन और उसकी पैकेजिंग, जैसे कि डॉक्टर दयाकर राव ने बताया कि वैक्यूम पैकेजिंग अगर हम करते हैं तो हमारे प्रोड्यूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इस तरीके के लिए हम पेडा हमेशा हमारे एक्सपोर्टर्स को हेल्प दे रहे हैं और उनको सहायता दे रहे हैं। और स्टोरेज के लिए जो फैसिलिटीज़, चाहे साइलोज की बात कर लें या और स्टोरेज जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोगों की स्कीम्स के तहत में एक प्रोविज़न है जिसके तहत हम उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करें ताकि ये इंश्योर कर सके कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्वालिटी प्रोड्यूस पहुंच सके जी। और दूसरा, जैसे किसानों से हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे किसानों को हम कैसे हमारे एक्सपोर्टर्स के जोड़ रहे हैं। अपेडा ने अभी तक डिफरेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब उनके साथ इंटरेक्शन किया तो हमें एक ये गैप पता चला कि हमारे जो सोर्सिंग है, हमारे रॉ मटेरियल की सोर्सिंग के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि कहाँ से हमें क्वालिटी प्रोड्यूस मिल सकेगा। तो जितने भी FPOs हैं तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम उन FPOs को अपने एक्सपोर्टर्स के साथ उनका इंटरेक्शन करें सो दैट उनका जो मेहनत की हुई है, जैसे किसानों को की बात करें कि किसानों को आय कैसे मिलेगी ज़्यादा। किसानों को ये नहीं मालूम है कि मैं अगर ये मोटा अनाज उगाता हूँ तो मुझे बेचना किसको है। तो उस तरीके से फिर हम लोगों ने उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जैसे वर्चुअल बाय सेलर मीट कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने FPOs को जो हमारे मिलेट्स वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्टर्स जिनको कि उस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है उनके साथ हमने इंटरेक्शन कराया है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है। और हमारे एक्सपोर्टर्स को भी एक सोर्सिंग भी पता चल पा रही है कि किस जगह से उनको एक पर्टिकुलर वैरायटी का मिलेट या जो मोटा अनाज है वो मिल सकेगा। इस तरीके की हम लोगों ने पहल की है। और ताकि और साथ में फिर हमारे एक्सपोर्टर्स को हम ये समझाते हैं कि आपको अपने किसानों को ये समझाना पड़ेगा कि किस तरह की क्वालिटी का प्रोड्यूस हमें उनको उनके प्रोडक्ट बनाने के लिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में भेजने के लिए किस तरह का प्रोड्यूस है। तो ये एक जो टाई अप होता है दोनों किसानों के बीच में और एक्सपोर्टर के बीच में, वो अपेडा उसको करने की कोशिश करता है ताकि दोनों को बेनिफिट मिल सके और अल्टीमेटली जो किसान भाइयों को है उनकी पैदावार है उसका उचित मूल्य मिल सके। जी बिल्कुल। दयाकर जी, जैसे कि अभी निंदा जी ने बताया कि एक ये चेन पूरी बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं कि किसान और एक्सपोर्टर दोनों के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं और एक्सपोर्टर को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को देखते हुए किस तरह की चीज़ें चाहिए, किस तरह की गुणवत्ता चाहिए, ये बात अपेडा के माध्यम से किसानों तक पहुँच रही है और किसान उसी के अनुसार खेती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो उपलब्धता को बढ़ाने के साथ साथ जो एक मांग है उसको क्रिएट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि जो मोटे अनाज या पोषक अनाज है इनकी उपलब्धता किस तरह से सुनिश्चित की जा रही है बाजार में और उसी के अनुसार उसकी मांग भी बनी रहे, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? ये बहुत ही अच्छी प्रश्न है मैडम। अभी जो फार्मर जो होता है, किसान भाई, इससे पहले उगाता है कि अपने खाने के लिए, मगर अभी ऐसे अपने खाने के लिए छोटे छोटे लैंड होल्डिंग रहता है, 1 एकड़ या हाफ एकड़ में इसको बोते थे। तो अभी हाफ एकड़ लोगों को एग्रीगेट करना है, बल्किंग करना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब इसको कमर्शलाइज करना है और आगे ले चलते हुए अंतर एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ाने के लिए। तो अभी हमारे सामने एक अच्छा है, प्रधानमंत्री दी एक 10,000 FPOs क्रिएट करने का जो प्रयास कर रहा है, उससे काफी फायदा होने वाला है। क्योंकि अभी अलग अलग फार्मर्स, उसका बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। जब ये मिलकर आते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको ज्ञान भी इजी तरह से, अभी जब ट्रेनिंग भी देना है अलग अलग फार्मर के वजह से FPO को दिए तो वो ट्रेनर्स बन जाएंगे, वो अपने इंडिविजुअल किसान भाई लोगों को वो ज्ञान प्राप्त पास ऑन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो क्वालिटी मेंटेनेंस राइट जो अभी फार्म लेवल करते हुए गए, तो जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस का क्या महत्वपूर्ण होगा, उससे उनका आमदनी आय कैसे बढ़ेगा, ये सारे पहलू लेकर आगे चलने में बहुत ही हम इसका कुछ टाइम लगेगा जरूर, बट एक अच्छी दिशा में अभी चल रहा है, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कई राष्ट्रों में मिलेट फोकस होके जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें कुछ एफपीओस बनाने के उसको मॉडल करने के लिए दिया है, ताकि वैल्यू चेन बिल्डअप करे, ताकि एक्सपोर्ट मार्केट डोमेस्टिक मार्केट्स को इसको कनेक्ट करे, ब्रांडिंग लेबलिंग इसका ट्रेनिंग भी दे। तो अभी ये प्रयास में लगभग 7 स्टेट में 7 राज्यों में हम शुरुआत किया है और इसको स्केल अप करने वाले हैं, ताकि ये अपिडा के साथ भी जोड़ लिए ताकि इसको आगे ले जाता है। क्योंकि हम अगर कमर्शियलाइजेशन करने के बाद एक्सपोर्ट मार्केट कंटिन्यूस रहना है, आप कंटिन्यूस रहना, कमर्शियलाइज करना, कभी क्रॉप फेल हुआ एक राज्य में तो हमारे लिए पूरा वो इंफॉर्मेशन जारी रहना चाहिए, कौन सी राज्य है, दूसरा प्लान बी क्या हो सकता है, कहाँ से वो सोर्स करेंगे, कहाँ से स्टार्टअप कंपनी। इस बीच में स्टार्टअप लोगों को लेके आया हमें मैडम, अभी लगभग 500 स्टार्टअप है मिलेट्स में। तो ये स्टार्टअप्स लोग एग्रीगेटेड प्रोसेस उनको फार्मर कनेक्ट देते हुए ताकि उनको आय बढ़े, तो अच्छा प्राइस करने के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हुए, तो मैडम जो बोल रही है वो दैट इज इवन ए बिगर प्लेटफॉर्म। ये सारे प्लेटफॉर्म्स को कन्वर्ज करते हुए लेके जाना, डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करे तो आपको एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। तो चलिए, आपने घरेलू बाजार की बात की यहाँ पर डॉक्टर राव, तो मैं विनीता जी आपसे मैं समझना चाहूँगी कि मोटे अनाज, पोषक अनाज के विपणन को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, मोटे अनाज के उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट से ही बात करूँगी। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जैसे कि अभी आपको मालूम है कि कोविड के दौरान हमारा कहीं पर भी फिजिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता था, तो इस तहत अपेडा ने अपने इंडियन मिशंस जो हमारे अलग अलग देशों में हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने तकरीबन 37 से 38 वर्चुअल बायोसेलर मीट्स किए, जहाँ पर कि हम जो ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कि हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारे जो इम्पोर्टर्स, हमारे इंडियन मिशन के साथ जो इम्पोर्टर्स हैं वो उनको हम लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट कराया, एक दूसरे के साथ मीटिंग की, उन लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी रिक्वायरमेंट रखी, और जहाँ पर मिलेट्स को भी बहुत अच्छी एक सहायता मिली, हेल्प मिली कि मिलेट को भी कैसे इन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट किया जाए। इसी तरीके से हम लोगों ने एक पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर, जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अलग अलग तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं, तो वही हमारा जो एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहा कोविड के दौरान कि हम लोग फिजिकल पार्टिसिपेशन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उसमें मेले में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने एक वर्चुअल ट्रेड फेयर हमने ऑन कमोडिटीज हम लोगों अपेडा ने किया, जिसमें कि हमारे मिलेट के एक्सपोर्टर्स ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उससे उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिला, काफ़ी ट्रेड लीड्स मिली, और उन लोगों ने अपना उन देशों में एक्सपोर्ट स्टार्ट करना शुरू किया। दूसरा, जैसे कि अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं कि इंडिया से हम किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें नेपाल है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, लीबिया है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से हम आंकड़े देखते हैं कि और जो कौन से देश हैं जहां पर हमें अपना फोकस बढ़ाना चाहिए, जहां पर की पोटेंशियल है, जैसे कि मलेशिया है, जापान है, ईयू कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर अब जो हमारी स्ट्रैटेजी ये बनाई जा रही है कि जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर हम जिसकी बात कर रहे हैं 2023 वाली, उसके दौरान हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम डिफरेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हमारे मेले हैं वहाँ पर हम मिलेट को प्रमोट करें, उनको वहाँ पर रोड शोज करें, वहाँ पर वर्चुअल बायोसेलर मीट करें। इसी के साथ नॉट ओनली वर्चुअल बायोसेलर मीट
उन कंट्रीज में, बल्कि हम लोग रिवर्स बायोसेलर मीट भी यहाँ पर करना चाहते हैं ताकि हम वहाँ के बाहर के देशों के बायर्स को यहाँ पर बुला पाएं और उनके साथ यानी एक तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम्स की हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रमोट कर सकें। जी बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोटे अनाज या पोषक अनाज को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, विनीता जी ने बहुत विस्तार से हमें बताया और हमारे साथ डॉक्टर राव भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर राव से मैं समझने की कोशिश करूँगी कि जिस हम तकनीक की बात कर रहे हैं कि कई तरह की तकनीकों पर काम किया जा रहा है ताकि मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण किया जा सके और जो उसकी पोषक तत्व हैं मोटे अनाज की वो भी बरकरार रहे, उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़े। तो ये किसानों तक कैसे पहुँचे? क्या किसान इसे अपना सकते हैं? क्या वो अपना रहे हैं? क्या उनके लिए एक जटिल पूरा ये प्रोसेस है? समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन? आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज यानी मिलेट्स के बारे में कि कैसे इसका बाजार लगातार बढ़ रहा है और इसे प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, हमारे किसानों के लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकता है और साथ ही क्यों हमें मोटा अनाज खाना चाहिए, इससे हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह के लाभ हैं। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर राज, जैसे मैंने कहा था कि ये सब चीज़ें हम आप समझ रहे हैं कि ऐसी ऐसी तकनीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और ये मशीनें हैं जिनसे मूल्य संवर्धन किया जा सकता है, ट्रेनिंग ली जा सकती है। लेकिन अगर हम गांव की बात करें, किसानों की बात करें जो बहुत दूर सुदूर रहते हैं, जिनका शहरों से या डिजिटल वर्ल्ड से इतना ज़्यादा राब्ता नहीं रहता है, तो क्या लगता है कि अभी उन तक उतनी पहुंच या उनको इस चीज़ को समझा पाना इतना आसान है, या फिर ये भी बहुत बड़ी चुनौती है जो कि रास्ते में आ रही है कि मोटे अनाज की खेती को प्रमोट किया जाए? किसान भाई लोगों के लिए वो ये देखता है या कौन सी क्रॉप वो बोना है नहीं बोना है, ये उनका अपना जिससे ज्यादा आय मिलेगा, जैसे इनकम मिलेगा उसके उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। इससे पहले मैं बोल रहा था कि पहले वो अपने खाने के लिए या अपने पशु के चारा के लिए उसको बोता था, मगर अभी विषय बढ़ गया है, ये कमर्शियलाइज हो रहा है, इसका धीरे धीरे ये न्यूज़ उनके पास भी बढ़ रहा है। मगर जब तक किसान भाइयों का वो जो भी लाभ ये मिलेट्स के द्वारा या पोषक अनाज के द्वारा नहीं बढ़ती है, तब तक इसका एरिया नहीं बढ़ेंगे। मगर अभी हम देख रहे हैं कि काफी लगभग 60 साल इसका ग्रो करते हुए इसका या एरिया घटती गई, मगर अभी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, तो इसका मतलब है थोड़ा नया न्यू एरियास आ रहे हैं, न्यू कल्टीवेशन एरियाज, और इरिगेटेड एरिया में भी ये पोषक अनाज ग्रो करने लायक हो गया है, ताकि कुछ इंटेंसिव कल्टीवेशन भी चल रहा। तो इसका मतलब है कि वैल्यू एडिशन का जो भी है और इसका डिमांड बढ़ने का बहुत ही बड़ी संभावना है, खास करके गवर्नमेंट पॉलिसी के दिशा जब इसको बढ़त दे रहे हैं, इसका प्रोक्यूरमेंट करने के लिए देख रहे हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाने के लिए देख रहे हैं, और इसके अलावा ये पब्लिक फंडेड प्रोग्राम जैसे ICDS, मिड डे मील प्रोग्राम, इनमें भी पायलटिंग चालू हो गया। ये सारे डिमांड का संभावना बढ़ने का दिखाई देता है। तो फार्मर को ये पूरे फार्मर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, तो ये पूरा वो वेट करते देखते जा रहा है। कई जगह जो अर्ली एडॉप्टर्स है वो एरिया बढ़ती जा रहे देख के वो कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट के भी देख रहे हैं, ताकि उनका जो भी फार्मर जब ग्रो करता है, सबसे मार्जिनल लैंड्स पे मिलेट ग्रो करता था, मगर अभी मैं देख रहा हूँ मेरे अभी जहाँ इधर उधर गए तो देख के तो वो जो भूमि जो लैंड एलोकेट करता है मिलेट्स के लिए, वो अच्छी लैंड पे एलोकेट कर रहा, ताकि उससे कुछ आमदनी भी बढ़े,
उससे कुछ वो प्रोडक्टिविटी बढ़े ताकि आमदनी भी बढ़े। तो ये सारे चीज मुझे लगता है इसका प्राइस मिनिमम सपोर्ट भी है और कई स्टेट्स है, जैसे आप उड़ीसा हो, कर्नाटका हो और कई राज्यों उनको प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी भी दे रहा है और प्रोक्योरमेंट भी चालू कर दिया। तो दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ये भी सोच रहा है कि इंसेंटिवाइजेशन हर जो मिलेट ग्रो करता है उसके लिए 10,000 तक कर्नाटका गवर्नमेंट दे रहा, 9,000 तक अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस किया है। जी बिल्कुल, तो यानी एक तरह से प्रोत्साहन पॉलिसी से भी बढ़ जाता है, फार्मर का इसका ज्ञान बढ़ता है और क्रॉप एरिया भी बढ़ता है और इनकम भी बढ़ता है। जी, यानी डॉक्टर राव आपके कहने का मतलब है कि एक तरह से किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से ताकि वो इस तरह की फसलों को ले। विनीता जी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगी कि चलिए ये तो बात हुई कि कैसे पैदावार इसकी बढ़े, रकबा कैसे बढ़े, उसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बाजार भी बढ़े, बाजार किस तरीके से बढ़े, क्या इसको लेकर के भी किसी तरह की मदद ऐसे किसानों के लिए है जो मुख्य फसल के तौर पर, अब हम कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे किसान मुख्य फसल के तौर पर मोटे अनाज उगाएंगे, तो क्या उनको किसी तरह की मदद की कोशिश की जा रही है और अगर है तो वो क्या है? नहीं, किसानों के लिए जैसे अभी आपने बात करी कि हम किसानों को कैसे हम मदद कर सकते हैं कि ताकि उनका जो प्रोड्यूस है जो क्योंकि उनका रुझान भी अब उस तरफ आ गया है कि हमें इस तरह के, उनको समझ आ चुकी है कि इसकी इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है, अहमियत जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, ना केवल भारतवर्ष में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी। तो मैं साथ में ये मेरे को बड़ा हर्ष है ये बताने में कि जैसे जो बात मैंने अभी पहले बोली कि FPO के साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, तो FPO का इंटरेक्शन जो सिर्फ है वो एक्सपोर्टर्स तक ही सीमित नहीं रहा है। आज के दिन में हमारे कई FPOs खुद एक्सपोर्टर बन गए हैं। जी। तो ताकि क्योंकि उन्होंने इसमें एक पोटेंशियल देखा है और तभी वो एक्सपोर्टर बन के उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। तो इस तरीके से जो ये प्लेटफॉर्म्स मैंने बताया आपको, तो हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के तहत उन लोगों को आगे लेके जाते हैं और जो भी हमारे को ज़रूरत होती है, अगर वहाँ की किसी प्रोडक्शन के ऊपर कोई इंटरवेंशन चाहिए या किसी वैल्यू प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, तो हम जैसा कि डॉक्टर दयाकर राव ने बताया कि हम लोगों ने IMR के साथ एक MOU भी साइन किया है सो दैट जो हमारी इसका सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन का स्ट्रेंथन करने के लिए और जितने भी हमारे और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके इन इश्यूज़ को टेकअप करने के लिए, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको एक तो ये एश्योरेंस मिल जाए कि वो जो प्रोड्यूस उगा रहे हैं, अगर वो क्वालिटी प्रोड्यूस में मेहनत कर रहे हैं तो उनके चीज़ों का उचित दाम मिल सके और साथ में किस तरीके से कि सिर्फ एक एज ए प्रिंसिपल कमोडिटी ना बेचकर क्या हम उसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो यानी मैं अगर किसानों की भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो आपने बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इसके और एपिडा के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके माध्यम से किसानों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी कि वो अपने उपज को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक जो पूरा रास्ता है, जो एक जो चेन है, वो किस तरीके से और व्यवस्थित की जाए, वो कैसे और सुगम बनाया जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि किसानों के सामने यही समस्या भी आती है कि उगा तो लेंगे लेकिन बेचेंगे कहाँ और कहाँ उन्हें अच्छे दाम मिले, किस जगह ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा लाभ उनको प्राप्त हो सकता है। तो इस पर भी काम किया जा रहा है। डॉक्टर राव, मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगी अब कि ये 2023 बहुत दूर नहीं है, क्योंकि कोई आप योजना बना ले उसको पूरी तरीके से पकाने में, मैं बहुत ही सादी भाषा में कहूँ क्योंकि उसके पकने में समय लगता है, तो बहुत दूर नहीं है 2023 और 2021 भी ख़त्म होने को है। तो किस तरह की चुनौतियाँ हैं जो हम अंतर्राष्ट्रीय पोषक वर्ष की तरह हम मनाने वाले हैं 2023 को? खास करके लोगों के दिमाग में ये है कि मिलेट्स को पकाने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उससे हटकर हम रेडी टू ईट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स को फ्लाइट में जो देते हैं 5 मिनट गर्म पानी में मिला के करते हैं, वो गेहूं के द्वारा चलता है। अभी वो मिलेट में भी प्राप्त हो गया, वो टेक्नोलॉजी हम तैयार कर चुके हैं ताकि इसमें सुविधा हो जाए और कम टाइम में पके और टेस्ट भी लाए और न्यूट्रिशन भी उसका रिटेन करें। जब तक हम जब इसलिए तो हमारा प्रिपेयर्डनेस टू टेक टू द अंतर्राज्य ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बहुत ही हर तरह से तैयार है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा कर लिया तो हम बिल्कुल, मैडम जो कह रही है कि थोड़ी एक समस्या जैसे बनते आ रहे हैं उसका थोड़ा सॉल्यूशन भी
उबलते आ रहा है कि जैसे प्रोड्यूसर मार्केट, कंज्यूमर मार्केट्स दोनों डिस्कनेक्टेड था। जी जी। अभी जो प्रयास कर रहे हैं एपिडा के द्वारा, हम सब मिलके ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ला रहे हैं, एफपीओस को ला रहे हैं, तो इससे गैप बहुत कम हो जाएगा। जी जी। ताकि प्राइस जो मिलती है उनको ज्ञान मिल गया तो वो ज्यादा ग्रो करने लगे हैं, ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं, सभी स्टेक होल्डर्स इसमें रहेंगे। जी बिल्कुल। तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आ रहे हैं, जो बायर सेलर मीट्स आ रहे हैं, इससे कि डिमांड भी मालूम होता, पकाने के तरीका भी मालूम होता है, सब एवरीथिंग विल बी इन इट्स प्लेस। जी, यानी कुल मिला के कह सकते हैं टेक्नोलॉजी तो तैयार है। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं इसे ये समझ आता है कि इसे और संगठित करने की और व्यवस्थित करने की ज़रूरत है और जिस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर राव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। और मुझे लगता है कि जो किसान आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़रूर इस पर विचार करेंगे कि मोटे अनाज से भी मोटी कमाई की जा सकती है। ये अब बीते ज़माने की बात हो गई है कि अब सिर्फ गेहूँ और धान ही जो फसल है उसी से ही आप कमाई कर सकते हैं, वही एक कारगर फसल है। और हमारे साथ विनीता जी भी थी लगातार, जिन्होंने बताया कि एपिडा किस तरीके से किसानों को इसमें मदद कर रहा है और कैसे एक नई राह बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी आपका भी, आप स्टूडियो में आई और आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही। और पूरे 1 घंटे में हमने आपको समझाया कि कैसे मोटे अनाज से मोटी कमाई की जा सकती है, ये संभव है, आप भी इस दिशा में ज़रूर सोचें। और कैसे मूल्य संवर्धन किया जा सकता है, कैसे प्रसंस्करण किया जाता है मोटे अनाज का, ये भी आज हमने जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल से जुड़े। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे उन्हें आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ ही लेंगे यहाँ से इजाजत। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। विचार विमर्श के एक नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।